नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड और हिल अवेयरनेस एंड कल्चर की तरफ से आप सबका एक बार फिर पे कमीशन की विसंगतियां और ORP 1 एंड 2 और मिशन ORP के संबंध में वीडियो लेके फिर से आया हूं, जिसमें हमने सर्जरी ऑफ 6 पे कमीशन के 2 पार्ट चला दिए हैं, जिसमें 4th कमीशन तक की बात हुई थी। आज बात करेंगे 5th पे कमीशन की। 5th के पे कमीशन 1196 से लागू और 2238 इसका संदर्भ संख्या है। यहाँ पर भी रनिंग पे बैंड मांगा गया सैन्य अधिकारियों के द्वारा। अब तक मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मांगा वो दिया। भारत सरकार ने मैक्सिमम आपकी मांगे मानी है, इसलिए ये कहना गलत है कि कुछ सेना के लिए मांगा गया हो और वहां पर कहीं कमी की गई हो। हाँ, ये बात जरूर है, सिर्फ मांगा अपने लिए गया, हमें गैर समझा गया, छोड़ दिया गया। वो मैं इसमें भी साबित कर दूंगा 5th पे कमीशन में। रनिंग पे बैंड यहाँ पर भी 2 हिस्सों में मांगा गया, अप टू कर्नल साहब और ब्रिगेडियर टू लेफ्टिनेंट जनरल। पहली बार मांगा गया था अप टू मेजर जनरल, दिया गया था अप टू ब्रिगेडियर साहब तक। वो 4th पे कमीशन था। लेकिन यहाँ पर पे कमीशन कहते कि सिविल सर्विसेज के रैंक एडजस्टमेंट और किसका वेतन ऊपर जाएगा, कौन किसके समकक्ष आएगा, थोड़ा नियमित नहीं हो पा रहा, इसलिए स्टैटिक पे बैंड पब्लिक इंडिविजुअल पे बैंड ही देते हैं। और मुआवजा के तौर पर आपका रैंक स्ट्रक्चर में अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट साहब को रिमूव करके आपको लेफ्टिनेंट साहब से शुरू करते हैं, ताकि आप अगले रैंक पर जल्दी पहुंच जाए। तो एक रैंक निकाल दिया गया, सेकंड लेफ्टिनेंट की जगह लेफ्टिनेंट हो गए। लेफ्टिनेंट साहब तब 8000 के पे पर थे, तो बोला सीधे नहीं, सेकंड लेफ्टिनेंट साहब तो लेफ्टिनेंट साहब के से शुरू करते हैं, वो हो जाएंगे 8250, 8250 से शुरू। तो फिर रैंक पे भी दुगना कर देते हैं, इसे भी बरकरार रखते हैं। जो 200 था वो 400, 200 से 1200 की जो व्यवस्था थी उसको 400 से 2400 की व्यवस्था कर देते हैं अप टू ब्रिगेडियर साहब। और मेजर जनरल साहब को सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में डालते हैं, जहां पर वो 18400 से लेकर 22400 के पे में जाएंगे। अब इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर सिपाही को सेमी स्किल, पहले नॉन स्किल थे, यहाँ पर सेमी स्किल हो गया है, तभी ABCDE ग्रुप को तोड़कर XYZ कर दिया गया। यहाँ पर X ग्रुप की 3600 बेसिक, Y ग्रुप की 3250, Z ग्रुप की 3050। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, Y ग्रुप के नायक 3425 और हौलदार जी भी 3600। आगे जाकर किसी के हौलदार जी और सिपाही बराबर के वेतन में होंगे, क्या सिपाही और हौलदार का ग्रेड एक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पहले तो अंतर 350 का है सिपाही टू सिपाही, और एक कमीशन टू दूसरे कमीशन रैंक का सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट साहब के बीच मात्र 250 का फर्क है। क्या ये विसंगति नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अक्स ग्रुप के पढ़े लिखे टेक्निकल लोगों का वेतन 3600 5th में होना नहीं चाहिए था, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक प्रशिक्षित नायक और हौलदार उनसे ऊपर क्यों नहीं है? अब आप ग्रेड कैसे बांटोगे 6 में? आप ग्रेड बांटने के लिए इसीलिए आपने उनका एक्स ग्रुप पे अलग की, क्योंकि सिपाही सिपाही के आप 2000 के ग्रेड में XY, जो वहां पर जेड भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिपाही सिपाही को ओवर क्रॉस नहीं कर रहा था? इसलिए तो आपने एक्स ग्रुप वेतन 1400 अलग सा रखा। ये कमी सुधारी गई, मान लेते, लेकिन ये विसंगति थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ, और ये थी। और यहाँ पे आपने सेकंड लेफ्टिनेंट साहब को अपग्रेड करके लेफ्टिनेंट किया, तो एक कमीशन और है जूनियर कमीशन अफसर, क्या नायब सूबेदार को अपग्रेड किया गया? भाई क्यों नहीं? पहली बात तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वाई ग्रुप, जिसकी संख्या 90% से ज्यादा है फौज में, हमेशा मारा हो गया। एक तो दूर रखा गया, और आने वाले रेशो में भी वो क्लियर हो जाएगा कि वो 4th के रेशो से ऊपर जा रहे हैं या नीचे। अब अपग्रेडेशन की जरूरत है, एक तो वेतन में पहुंच जाएंगे, दूसरा प्रोटोकॉल होती सेना में काम करता है पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ, उनका रैंक स्ट्रक्चर कुछ और है। जैसे NSG में हमारे जवान GCO जाते हैं, तो वहां पर GCO को अपग्रेड किया जाता है। नायब सूबेदार को सूबेदार का बराबर स्टार दिए जाते हैं, सूबेदार को 3 स्टार दिए जाते हैं, ताकि वो इंस्पेक्टर के स्टारों जैसा दिखे। इसकी जरूरत NSG के अलावा CICT में होती है बेशक,
के साथ होती है वेस्टर्न बॉर्डर पर, आईटीबीपी आपके साथ ईस्टर्न बॉर्डर पर होती है, एक्ट टू सिविल अथॉरिटी की तहत जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा कई रेस्क्यू रैली के ऑपरेशन भी आप करते हैं। तो यहाँ पर रेशो देखते हैं, लेफ्टिनेंट साहब गए 8250, धन 400, 8650, सिपाही का 3250 से भाग दो तो 2.66 आता है, जबकि फोर्थ में रेशो 2.63 था। घट इसलिए गया कि आपने XYZ बांटते समय समकक्ष नहीं रखा। इसी प्रकार नायब सूबेदार साहब 5620 से शुरू करते हैं, और यदि इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वेतन को जोड़ा जाए 13,500 प्लस 1600 तो होता 15,100, डिवाइड करो तो वो आता 2.68, जबकि फोर्थ में रेशो 1.96 था। 1.96 और उसके आसपास होता तो 5620 के बजाय 7,700 या 7500 एंड अबव नायब सूबेदार साहब का पेमेंट होता था। सीधे 2000 नीचे यहाँ पर आ गए हैं। हवलदार का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेजर साहब के इक्विवेलेंट, हवलदार जी 3600, मेजर साहब अपना रैंक पे लगा के 12,800 तो 3.55। हवलदार जी तो सिपाही और जीसीओ साहब से सबसे कम नुकसान सिपाही का, उसके बाद सबसे अधिक हवलदार का, और उसके बाद जीसीओ साहब का नुकसान वहां पर हुआ। तो आगे चलते हैं। तो अब रिलेवेंट्स देखते हैं। एलडीसी यूडीसी होते हैं सेक्रेटरीट के, और लगभग जेड ग्रुप में है 3,050 रुपया, जबकि सिपाही दिखाने के लिए 3250 पे है, लेकिन आगे जाकर वो 60 साल नौकरी भी कर रहे हैं। और पे बैंड 1 से शुरू होते हैं 6 के हिसाब से, और पे बैंड 3 में रिटायर होते हैं। एएसओ तीसरा नंबर का इनका रैंक है। नॉन सेक्रेटरीट फील्ड ऑफिसर्स हो चाहे सेक्रेटरीट ऑफिसर्स, आर्मी हेडक्वार्टर फॉर्मेशन जहां में रहते हैं, डिफेंस सिविलियन, उनकी सिविलिटी की बात कर रहा हूं। जैसा आपका पे कमीशन कहता है कि सिविल सिविलिटी के हिसाब से आप कहां पर हैं, तो वो 4200 के ग्रेड पर हैं, और उनका वेतन भी उस टाइम अधिक था, 4500 से अधिक, जबकि हवलदार को 3600 पर रखा गया। आज की डेट पर वो 2800 के ग्रेड के हिसाब से माने जाते हैं। तो रैंक पे भी नील, यहाँ पर भी जीसीओ की वो भी कमीशन ऑफिसर अगर आप मानते हैं, और पे कमीशन मान रहा, आपने नहीं दिया रैंक पे कहीं पर भी, ना ही डिस्टर्बेंस अलाउंसेस के तौर पर उनके अपने समकक्ष से अपग्रेड है। देखने में सिपाही जरूर है कि डिस्टर्बेंस अलाउंस के अपग्रेड, लेकिन नौकरी भी तो 15 से 17 साल है, कहाँ इतना वो जो 350 से शुरू भी हो रहे हैं, तो वो एसओ साहब के वेतन पर रिटायर भी तो हो रहे हैं, सिपाही वहीं पर रिटायर हो जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर स्कूल टीचर से आप तुलना करें तो पे बैंड 2 में प्राइमरी के ग्रेड 3, ग्रेड 2 नहीं बोल रहा हूँ, 6500 से वेतन था उस टाइम, और ग्रेड 2 का था 7500, ग्रेड 1 का था 8000। तो यदि आप हमें ये कहते हैं कि आप हाई स्कूल के हेडमास्टर के समतुल्य ग्रेड आपका गेस्टेड ग्रेड है, तो फिर वेतन इतना कम क्यों है? अभी आपने जो थर्ड पे कमीशन में कहा था कि रिलेवेंस हमारे स्ट्रक्चर जो है आईएएस ऑफिसर के समतुल्य नहीं है, तो फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे, थर्ड पे कमीशन, हर जगह आप आईएएस के समतुल्य थे। आईएएस जेटीएस लेवल, जूनियर टाइम स्केल के लेवल का 700 से 1300 था, वहीं आप 750 से शुरू होते थे। आईपीएस भी तकरीबन इसी रेंज में थे। फोर्थ में जेटीएस लेवल के आईएएस और आईपीएस 2200 से 4000 थे, 2300 से 5100 हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। फिफ्थ में 8000 से 13500 पर आईपीएस आईएएस थे जेटीएस लेवल के, वहां पर हमारी 2250 से शुरुआत हुई। तो इसलिए समरूपता आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और सिविल क्लास 1 से आपकी बनी रही, और आगे जाकर 6 पे कमीशन में आपकी समरूपता कुछ रैंकों की सेक्रेटरीट लेवल पर पे बैंड 4 पर जाते हैं। तो लगातार अपग्रेडेशन आपका अपना होता रहा, और हमारा डाउनग्रेडिंग हर समय होता रहा। सबसे बड़ा कारण आप ही पे कमीशन में होते थे, रिकमेंडेशन आपने अपनी की, कभी आपकी। फिर दूसरा है सीसीएस, जो भी पे कमीशन खोलता है वो आपके रैंक स्ट्रक्चर को, आपकी सर्विस स्ट्रक्चर को इसलिए सूट करता है कि आपकी लंबी नौकरी है। हमारी छोटी सर्विस के होते हुए इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। लगातार डाउनफेल का मैंने आपको जो रेशो खास करके जेसीओ का 2.68 बता रहा हूं, 7th पे कमीशन तक ले जाने में मैं साबित कर दूंगा कि ये 3.27 तक चला गया है। तो इसके बाद कंक्लूजन ऑफ 5th सीपीसी तक का कंक्लूजन करके किस प्रकार हमें 6th सीपीसी दिया गया,
वो अगले एपिसोड में कवर करेंगे, पार्ट नंबर 4 में। अभी के लिए इतना ही। बना रहें और पूर्ण रूप से पूरे देश भर में व्यापक तौर पे हर एक को जागृत करें, सही बात बताएं, किसी का विरोध की बात नहीं हो रही है। जो इसमें कमियां हैं उसे भारत सरकार सोचे समझे परखे कि हम कहाँ पर गलत हैं। एक बार बुला के तो देखिए, किसी भी मंच पर, किसी भी टीवी डिबेट में, या फिर भारत सरकार कुछ बात करने को तैयार हो जाए तो हम अपने तथ्य स्ट्रांगली रख सकते हैं। पूरा देश हमारी आवाज़ जन जन तक फैलाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।